हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोसों के यांत्रिक गुण के जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हम सॉलिड्स यानी ठोस के बारे में बात यानी ठोसों के यांत्रिक गुणों की हम बात। तो सबसे पहले अगर हम ठोस की बात करें, ठीक है, तो ठोस क्या है? एक प्रकार का आपका पदार्थ। आपके पदार्थ या मैटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें से क्या है? ठोस है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? सॉलिड यानी जिसे आप क्या कहते हैं? ठोस। फिर आपके लिक्विड होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। और गैस। ठीक है, तो हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, तरल और गैस। यहाँ पे हम ठोसों के बारे में बात करें। अगर हम जो है आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जो आपकी क्लास जैसे आपकी क्लास हो गई 10th हो गई 9th हो गई, इसमें आपने जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा है। केमिस्ट्री में इसके बारे में आप जानते हैं कि ठोस क्या होते हैं, ठीक है, आपको पता है तरल क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतः आणविक बल। ठीक है, अंतः आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, अंतः आणविक बल क्या होता है? तो अगर हम अंतः आणविक बल की बात करें तो अंतः आणविक बल जो होता है वो एटम और मॉलिक्यूल यानी जो आपके परमाणु या अणु होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है उसी हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतः आणविक बल। अगर हम अंतः आणविक बल की बात करें तो इसी के कारण हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी ठोस, तरल और गैस में जो है डिफरेंशिएट कर। अगर हम ठोस की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है? जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण सारे के सारे जो एटम्स होते हैं या जो सारे के सारे आपके अणु होते हैं वो आपस में एक साथ फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्स होते हैं या कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब। लिक्विड की बात करें, लिक्विड और जो आपके यानी जो तरल होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड यानी ठोस की तुलना में जो है कम होता है, लेकिन इनके बीच में भी आपका कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब इसी के कारण जो है आपका जो लिक्विड होता है, जो आपके तरल होते हैं, उसका एक जो है वो जो है इधर उधर जो है आपका इसका कुछ वॉल्यूम होता है, इसी के कारण उसका कुछ वॉल्यूम यानी आयतन होता है। अगली अगली अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के अणुओं के बीच में, इसके जो एटम्स हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बेहद कम होता है, ना के बराबर। इसलिए आपकी जो गैस होती है उसका एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, उसका एक फिक्स शेप नहीं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है? आपका सॉलिड। और यहाँ पर हम सॉलिड की ही बात, तो इस जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है ये एक बल है जिसके कारण जो दो अणु है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ठोस है, यहाँ पे एक अणु है ए और बी, ठीक है, ए और बी अणु है, ठीक है। अब ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कुछ दूरी में, ठीक। अब क्या होता है अगर हम इस सॉलिड को, इस ठोस को ऐसे ही रखते हैं और हमें पता है ये आपका एक अणु है और ये बी अणु है, ठीक है, और फिर आप कुछ टाइम बाद फिर देखेंगे तो आप ये देख पाते हैं कि कुछ समय बाद भी आपको ए और बी जो अणु है वो इसी तरीके से दिखाई दे,
यानी इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, इनका जो है डिस्टेंस या दूरी बदलती नहीं है, किसी भी प्रकार का इनके बीच में कोई भी चेंज या बदलाव नहीं आता, कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो ये किस कारण होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, ठीक है, किसके कारण होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ठोस है, एक ठोस है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक रबड़ बैंड ले लीजिए, या कोई रबड़ की चीज ले लीजिए, ठीक है, रबड़ बैंड ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई रबड़ बैंड है, ये आपका रबड़ बैंड है मान लीजिए। अब यहाँ पे एक एटम यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये आपका रबड़ बैंड है, इसे आपने खींचा, खींचा यहाँ पे से खींचा इस तरीके से, तो क्या हुआ, इसके शेप में बदलाव आया, इसके आकार में बदलाव आया, और ये आपका ए और बी वापस क्या हुआ, खींचने के कारण एक दूसरे से दूर चला। फिर आपने क्या किया, फोर्स हटा दिया, यानी इसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या देखा गया, छोड़ने के बाद देखा गया कि जब हमें वापस ए और बी वापस हमें जो है आपका जो ये रबड़ बैंड है वो अपनी पहली पोजीशन में आ गई। तो हमने ये देखा कि जो ए अणु है और जो बी अणु है वो उसी स्थिति पे है जैसी स्थिति उनकी पहली। हमने क्या किया है, हमने एक इलास्टिक लिया, एक रबड़ बैंड लिया, उसमें हमारे दो अणु हैं ए और बी, ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है। अब हमने क्या किया, इसे खींचा, खींचने के कारण क्या हुआ, ए और बी इसकी शेप में बदलाव आया, तो ए बी आपको ऐसा लगा कि दूर हो गए। फिर आपने क्या किया, बल को हटा दिया, फोर्स हटा दिया, फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा तो आपको ए और बी उसी स्थिति में दिखाई दिए जिस स्थिति में वो पहले थे। जैसी उसकी पहली स्थिति थी वही आपको बाद में उसकी स्थिति दिखाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यह अंतः आणविक बल को क्या कह सकते हैं, ये वह बल है जो किसी भी जो आपके पदार्थ है उसमें लगता है, और किसके कारण होता है, एटम्स, जो उनके आसपास एटम है, जो उनके आसपास अणु है, पदार्थ के या वस्तु के आसपास जो अणु है, ठीक है, उसके अणु के आसपास के जो अणु है उसके कारण ही क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, ठीक। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है, मान लीजिए ये क्या है, आपके ये अणु है, ठीक है, ये आपके अणु है जो आपको यहाँ पे जो है ब्लैक कलर के काले रंग के जो सर्कल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अणु। अब एक अणु ये है, इसके पास वाला अणु ये है, ठीक है, इसके पास का एक अणु ये रहा, ठीक है, ये अणु है आपका, इसका ये है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, इस तरीके से इसके एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और आप देख सकते हैं कि इनके बीच में क्या है, ये जो आपका अणु है ए अणु, इसका और इसके जो आसपास अणु है जो कि आपका एक ये वाला है, इसे हम बी नाम दे देते हैं, बी है ये सी है, ये डी। तो ये ए अणु जो है वो बी सी डी से जुड़े हैं। ये इसके क्या है, नेबरिंग जो है एटम से, क्या है, नेबरिंग एटम से आसपास के जो है इसके अणु है। अब ये क्या है, इनके साथ या ए के साथ क्या है, जुड़ा है, ठीक है, जिसे हमने किसके थ्रू दिखाया है, स्प्रिंग के माध्यम से दिखाया, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है आपका, ये आपका इंटर एटॉमिक फोर्स दर्शा, ठीक है। तो जो आपका एक एटम होता है, अणु होता है, वो बाकी के जो अणु होते हैं उनके साथ या उनसे जो है जुड़ा होता है इंटर एटॉमिक फोर्स के, ठीक है। और ये फोर्स जो है आसपास के या जो उसके नेबरिंग एटम है उनके कारण होता है, ठीक है। जैसे इसका इन तीनों के कारण, अगर हम बी की बात करें तो बी का किसके कारण होगा, बी का जो है आपका इस अणु के कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इनके कारण, ठीक है। इसी तरीके से हर एक एटम या हर एक जो अणु है वो जो है दूसरे अणुओं से इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण जुड़े हुए, और ठोसों में जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो बेहद ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन अ सॉलिड एटम and molecules are arranged in such a way that
each molecule is acted upon by the force due to neighboring molecules। यानी अगर हम ठोस की बात करें, ठीक है, ठोसों की बात करें तो ठोसों में जो परमाणु और अणु होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि हर एक जो आपका अणु है वो जो आसपास के अणु है, ठीक है, जो आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है उनके फोर्स के कारण पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दिस फोर्स आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस बल को हम क्या कहते हैं, अंतः आणविक बल या अंतः आणविक बल, ठीक है। किसी ठोस में परमाणुओं और अणुओं को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक अणु पर पड़ोसी अणुओं के कारण लगने वाला बल कार्य करता है। इन बलों को अंतः आणविक बल या अंतर आणविक बल के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर हम ठोसों की बात करें तो ठोस में जितने आपके एटम्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे कौन प्रभाव डालता है, उसके आसपास के अणु, उन्हीं के कारण उस पे जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। क्या आप नोट करेंगे। चलते हैं अगली टर्म की तरफ जो है आपकी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, ठीक है। अब इलास्टिसिटी को आप जनरल फॉर्म में एक इलास्टिक के माध्यम से भी समझ, आपने इलास्टिक देखा होगा या रबड़ बैंड देखा होगा, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इलास्टिसिटी को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके पास एक रबड़ बैंड, ठीक है, एक रबड़ बैंड है आपके पास। अब इस रबड़ बैंड को आप खींच सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे गेम खेले होंगे कि इसे अपनी फिंगर्स में फंसाया, उंगली में फंसाया और क्या किया, एक कागज दिया, उसको इस पे फंसा के ऐसे मतलब मार दिया, कहीं पे लगा, ठीक है। तो बेसिकली इलास्टिक क्या होता है, या जो आपका रबड़ बैंड होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि जब आप उसे खींचते हो तो वो खिंच जाता है, और जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो या उस पर कोई बल नहीं लगाते तो वापस वो अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे आपका ये हो गया आपके, जैसे बलून होता है, गुब्बारा होता है, गुब्बारा आपने देखा है, तो गुब्बारे का जो मैटर होता है किसका होता है, रबड़ का बना होता है। आप गुब्बारे को क्या करते हैं, आपका गुब्बारा इतना सा होता है, छोटा सा होता है, फिर आप उस पर क्या करते हैं, हवा भरते हैं, उसको फुलाते हैं, हवा भरने के कारण वो बड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही आप उसकी गैस या उसके अंदर जो भी हवा है उसको निकाल देते हैं तो वो वापस छोटा हो जाता है, अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है हवा भरी, ठीक है, एयर भरी, जिस कारण क्या हुआ, हमारा गुब्बारा बड़ा हो। अब जैसे ही हमने वो एयर निकाल दी तो वो फिर से छोटा हो गया। अब इस एयर या इस गैस के कारण क्या हुआ, जो आपका गुब्बारा था, जो आपका ये गुब्बारा था, इसके जो यहाँ पे जो इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवारें है, उस पे क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ने के कारण वो बड़ा हो, ठीक है। और जैसे ही हमने इसे फिर हटाया या हमने इसकी हवा निकाल दी तो ये वापस पहले के जैसा हो। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी को आप इन दो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इलास्टिसिटी जो है ये एक गुण है, किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का एक गुण है, जिस कारण अगर हम इससे बल को हटा देते हैं तो वापस वो अपनी पहली पोजीशन में या अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बल लगा, वस्तु पे बल लगा, जैसे हमने क्या किया, रबड़ बैंड लिया, रबड़ बैंड को खींचा, तो हमने इसमें क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक बल लगा, जिस कारण वो खिंच गया, लंबा हो गया। अब हमने क्या किया, उस बल को हटाया, कैसे, आपने क्या किया, इलास्टिक को छोड़ दिया, तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ गया, पहली स्थिति में आ गया, पहले आकार में आ गया। तो ये क्या है, ये गुण है जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम गुब्बारे की बात करें, बलून की बात करें, तो हम क्या करते हैं, बलून लेते हैं, उसमें हवा भरते हैं,
हवा भरने के कारण वो क्या होता है, छोटा सा बैलून आपका बड़ा हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं उसमें, अब आपने क्या किया है, एयर भरी, हवा भरी, हवा ने बल लगाया, बल के कारण वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब आपने हवा निकाल दी तो क्या हुआ, फिर वो वापस अपनी पहली पोजीशन में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है, ये हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अब इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ, वॉल्यूम और शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या है, प्रत्यास्थता क्या है, ये जो है किसी भी वस्तु का एक गुण है जिसमें वस्तु अपनी वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन, जो उसकी वास्तविक आकार है, शेप है, उसमें आ जाती है। जैसे कोई उसकी लेंथ, लंबाई, उसका जो है वॉल्यूम या शेप उसमें आ जाती है। कब आती है, जब उससे डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी जो हम उस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, जो उसका जो विकृति बल है, ठीक है, उसे हम हटा देते हैं। उसके कारण क्या होता है, वस्तु अपनी पहली स्थिति में आ जाती है, पहले आकार में आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। ठीक है, the change in the shape or size of a body when external force act on it is determined by the forces between its atom or molecule। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वस्तु के आकार में क्या आता है, चेंज आता है, उसके साइज में चेंज आता है। और ये क्यों होता है, ये इसको हम जो है उस वस्तु के एटम और जो मॉलिक्यूल्स यानी उसके अणु, परमाणु हैं, उनके बीच में या उनमें जो फोर्स लग रहे हैं, उनमें क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, कोई बाह्य बल या उनके बीच का जो बल लग रहा है, उसके कारण हमें जो है इसका पता चले। These short range atomic forces are called elastic force। और इन्हीं जो छोटे रेंज के एटॉमिक या आणविक बल होते हैं, इन्हीं को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है वो हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले बल। प्रत्यास्थता, विकृत बलों को हटा दिए जाने पर वस्तु का अपने मूल विन्यास, लंबाई, आयतन या आकार को पुनः प्राप्त करने के गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है। जब किसी पिंड पर बाहरी बल कार्य करते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन उसके परमाणुओं या अणुओं के बीच के बलों द्वारा निर्धारित होते हैं। इन कम दूरी के परमाणु बलों को प्रत्यास्थता बल कहा जाता है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगली टर्म की तरफ, जो है आपकी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो अगर हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करें तो इसका क्या अर्थ है, हमने इलास्टिसिटी की बात करी, हमने प्रत्यास्थता की बात करी, वो क्या होता है, उसमें वस्तु क्या करती है, फोर्स जब हम हटा देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स या विकृति बल हटा देते हैं, तो वापस वो अपनी ही जो है स्थिति में आ जाती है, अपने ही आकार में आ जाती है। अब अगर हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, आपके पास ये वस्तु है। अब आपने क्या किया, इसमें बल लगाया, इसको खींचा, तो ये कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। बल लगाने के कारण ये ऐसा हो गया। अब बल हटा दिया, तो बल हटाने के बाद वो क्या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसे उसकी पहली स्थिति। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, विकृति बल लगाने के कारण इसके जो है आकार में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं। ठीक है, क्या हुआ, हमने एक वस्तु ली, उस पर हमने क्या किया, बल लगाया, उसका आकार बदल गया। अब हमने बल हटा दिया, बल हटाया तो क्या हुआ, वस्तु अपनी पहले आकार में आ गई, जैसे उसका आकार पहले था, शुरुआत में था, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं, 19-20 फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसी वस्तु को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, यानी जो बिल्कुल अपनी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती।
जब आप विकृति बल को हटाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, वो अपनी पहली स्थिति में ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका क्वार्ट्ज हो, फॉस्फर ब्रॉन्ज हो। अब क्वार्ट्ज की क्वालिटी या उसका जो गुण है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, इसी कारण इसका यूज जो है, जो आपकी क्लॉक्स होती हैं, घड़ियां होती हैं, उनमें किया जाता है। ठीक है, तो जो क्वार्ट्ज हो गया आपका, ठीक है, आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज जो हो गया, इनको हम नियरली इलास्टिक बॉडी है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो है नॉर्मल जो है एग्जिस्ट नहीं करती, पर नियरली करते। नियरली मतलब जो लगभग अप्रोक्सीमेट आपकी परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वह बॉडी है, वह वस्तु है जिसपे डिफॉर्मिंग फोर्स या विकृति बल को हटाने के बाद वह अपनी पहली या ओरिजिनल जो उसकी वास्तविक स्थिति है उसमें आ। Perfectly elastic body, a body which regain its original configuration immediately after completely after the removal of deforming force from it is called perfectly elastic body. वह वस्तु जो विकृति बल के हटाने के तुरंत बाद और पूरी तरह से अपने मूल विन्यास को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे पूर्णतया लोचदार वस्तु कहा जाता है, व्यस्त वस्तु कहा जाता है। Quartz and phosphor bronze are the example of nearly perfectly elastic body। यानी क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो है वो इसके उदाहरण है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? जिसका अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो वापस वो उसी आकार में आ जाती है जैसा उसका पहले आकार। ठीक है, तो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी आखिर होती, नॉर्मल लैंग्वेज में आपने प्लास्टिक देखा होगा, तो प्लास्टिक जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? ये जो प्लास्टिसिटी है वो बेसिकली क्या है, इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, मान लीजिए आपके पास क्ले है, ठीक है, या चिकनी मिट्टी है, या आप जो है आटा ले सकते हैं, आटे का जो आपका गोला होता है, या हम चिकनी मिट्टी ले लेते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी ली हमने, ठीक है, उसका गोला लिया, उस पर हमने क्या किया? प्रेशर लगाया दोनों तरफ से अपने हाथों से। ठीक है, एक चिकनी मिट्टी का गोला लिया, उसे ऐसे प्रेशर लगा दिया यूं करके। ठीक है, अब प्रेशर लगाया तो क्या हुआ? ये गोला आपका चपटा हो गया, चपटा हो गया। ठीक है, ऐसे करा, चपटा हो गया। अब आपने क्या किया? बल हटा दिया। बल हटाने के बाद भी ये ऐसा का ऐसा ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी वह गुण है वस्तु का जिसमें क्या होता है, अगर आप विकृति बल को हटा देते हैं फिर भी आपकी जो वस्तु है वो अपनी पहली पोजीशन में या पहली स्थिति में नहीं आती। जैसा बल लगाने के कारण उसकी आकार हो गया है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका उदाहरण देखा। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, आप बल लगाते हैं तो वस्तु वापस अपनी पहली स्थिति में या पहले विन्यास में नहीं आती। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी जो है वो जो है पिंड का जो है कोई भी वस्तु जो है उसका उसकी एक क्वालिटी है जिसके कारण वो अपनी पहले विन्यास में नहीं आ पाती। Plasticity, the inability of a body to return to its original size and shape even on removal of the deforming force is called plasticity. And such a body is called plastic body. में वापस आने में असमर्थता को प्लास्टिसिटी कहा जाता है, प्लास्टिक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या है? गुण है। किसका गुण है? वस्तु का गुण है जिसमें वो अपनी जो है पहली वाली आकृति में नहीं। ठीक है, आप इसे नोट करें।
हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी प्रति, नॉर्मल भाषा में आपने स्ट्रेस को तनाव के रूप में समझा होगा, लेकिन फिजिक्स में हम इसको प्रतिबल कहेंगे। तो बेसिकली अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को आप कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ। मान लीजिए आप पे कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है आपके पास, जैसे हमने अभी जो है क्ले का एग्जांपल लिया था, आपके पास चिकनी मिट्टी है, उसका गोला है, उसे आपने हाथ में रखा और उस पर आपने क्या किया, इस तरीके से बल लगा, ठीक है, बल लगाए। अब बल लगाने के कारण क्या हुआ, उसके आकार में परिवर्तन आया। ये आपकी क्या है, एक चिकनी मिट्टी है, उसका गोला है, आपने क्या किया, बल लगाया। मान लीजिए इसकी हाइट जो थी वो h थी, अब आपने बल लगाया, बल लगाने के कारण इसकी हाइट ये हो गई, ठीक है, अब ये हो गई आपकी h डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने बल लगाया, कहां से लगाया, ऊपर से लगाया, इस एरिया में लगाया, ठीक है, और उसके कारण क्या हुआ, आपका जो गोला है वो चपटा हो गया या उसका आकार बदल। तो आप स्ट्रेस को इसी तरीके से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, स्ट्रेस जो होता है वो जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। अब इसको आप किस तरीके से समझेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, आपने बल इधर लगाया, अब कोई भी जो वस्तु होता है, वस्तु की एक क्वालिटी होती है कि वो क्या करता है, जिस तरफ बल लगाया जा रहा है इसको वो रेजिस्ट करेगा। तो एक बल लगेगा जो उसके विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है, एक बल लगेगा जो उसके विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है, और ये जो बल है इसके विपरीत दिशा में लगेगा और इसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो जो स्ट्रेस होता है, जो प्रतिबल होता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स और एरिया यानी क्षेत्रफल का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि किसके कारण लग रहा है, आपके अणुओं के कारण, जो एटम्स है, ठीक है, यहाँ पे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड के जो अणु है, एटम्स है, उनके कारण आपका रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। और इस रीस्टोरिंग या जो इंटरनल फोर्स है उसका और जो एरिया है यानी जो क्षेत्रफल है, इसका रेशियो ही आपका स्ट्रेस यानी प्रतिबल कहलाता है। तो प्रतिबल क्या है, ये एक अनुपात है किसका, जो है आपका आंतरिक बल या रीस्टोरिंग फोर्स और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है, यानी जिस एरिया में ये लगाया जाए। Stress is defined as ratio of internal force F produced when the substance is deformed to the area over which this force acts. यानी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। In equilibrium, this force is equal to magnitude to the externally applied force. किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल आरोपित बल मान है जो उस वस्तु पर आरोपित हो रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने बल की बात की, ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है, आपका जो बल लगाया है उसके कारण, ठीक है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबल को सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका निम्न सूत्र होता है, तो इसका सूत्र क्या है आपका, प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा नेट अपॉन क्या है आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी सिग्मा बराबर एफ अपॉन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, आपको उसका ध्यान रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है आपका प्रतिबल है, एफ क्या है आपका बल, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स बल, और आपका ए क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अब हम इसकी बात करें एसआई मात्रक की, तो प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आपने देखा होगा जब हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, और इसका जो आपका एसआई यूनिट होती है वो उसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, या हम इसे पास्कल लिखते हैं, या क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन क्या होती है,
m l-1 t-2। ठीक है, ये आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। डायमेंशन निकालना, जैसे आपका फोर्स है, बल जो है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो फोर्स का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m l t। m कितना है 1, तो यहाँ 1 आ जाए। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे l1 t हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फोर्स, यानी जो बल है उसका आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, एम नॉट एल टू टी नॉट। ठीक है, अब इन दोनों का अगर आप रेशियो ले लें, दोनों को डिवाइड कर लें, तो आपके पास क्या आएगा? m1 l 1 - 2 t -2 -0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है, वो आया है m1 l 1 - 2 -1 t -2 -0 तो -2। तो आपका इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया है? m l-1 t -2। तो ये इसकी क्या है? विमा है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को जाना, यानी प्रतिबल क्या होता है। इसके साथ साथ हमने जो आपकी वस्तु है या जो पदार्थ है उसके कुछ गुणों के बारे में बात करी, जैसे कि आपका इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक वस्तु क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज डिटेल में समझे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रेन यानी विकृति के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।